हेलो एवरीवन, आज हम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला कीप इवॉल्विंग योर कंटेंट, मतलब एक किस्म का कंटेंट मत बनाओ, थोड़ा चेंज करते रहो। व्लॉगिंग करेंगे, व्लॉगिंग आते व्लॉग्स भी आएंगे, मगर पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इसको एक हफ्ता हो गया, टर्की वापस आए हैं, तो हम इससे पूछेंगे टर्की में कोरोना के क्या हालात थे और हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के कोरोना के हालात। तो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इससे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मिथुन कुमार बारवानी है। मैं रिसेंट अभी टर्की से आया हूँ। ये है पाकिस्तानी मगर टर्की गया था पढ़ने, तो आप बता दें क्या पढ़ने गए थे और कैसे गए थे, प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर ये था कि मैंने यहाँ सिंध में अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो फर्दर मेरा यही इरादा था कि मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने टर्की सिलेक्ट किया। टर्की में मेरे कुछ जानने वाले भी थे, टर्की का प्रोसेस भी इजी था, वीजा प्रोसेस भी इजी था। इस वजह से मैंने टर्की सिलेक्ट किया और उसका सारी रिक्वायरमेंट, सारा वीजा का प्रोसेस किया, फिर मैं टर्की पहुंच गया मास्टर्स के लिए। सो मिथुन भाई, पहला मेरा सवाल है कि टर्की जाने के लिए तुर्की या टर्की है, पहले ये बताया। ये हम जो है हम तुर्की बोलते हैं। हम वैसे ऑफिशियली वैसे टर्की है। टर्की हम देसी स्टाइल में तुर्की बोलते हैं। खैर, मैं बीच में कुछ भी बोलूं आप इग्नोर करना। सो मिथुन भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस की जब आप तुर्की जा रहे थे? तुर्की जा रहे थे तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम थे, जो वीजा के जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करने थे, वो जरा मुझे बहुत फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोसेस मैंने खुद ही अकेले किया था, तो उसमें मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई। कोई वेरिफिकेशन लेटर्स चाहिए थे, सर्टिफिकेट्स चाहिए थे, एफिडेविट्स चाहिए थे। तो वहाँ पे आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? वहाँ मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी पे। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, ओके। आप यहाँ से तुर्की तो पहुंच गए, मगर तुर्की में आपको कौन से प्रॉब्लम फेस हुए? मतलब वहाँ पे बंदा अकेले रहता है, खाना भी खुद बनाता है, सफाई भी खुद करता है, ये सब बताएं आप। यार फर्स्ट ऑफ ऑल टर्की में तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे बहुत है। अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो वहाँ पे बिल्कुल आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर टर्की में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? टर्किश बोलते हैं। टर्किश बोलते हैं। इंग्लिश जो है वो मीन्स 5% लोग ही कोई बोलते होंगे, 5, वो भी बिल्कुल रेयर कैसे नहीं बोलते। वो भी फॉरेनर होंगे जो भी बहुत कम। 95% जो है ना वो टर्किश ही बोलते हैं। मैंने सुना है कि टर्की है ना, जो यूरोप का आधा हिस्सा, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया। टर्की का एक शहर इस्तांबुल, वो यूरोप में आता है। अच्छा, वो आधा हिस्सा उसके टर्की के बीच में बॉर्डर है। वहाँ से बॉर्डर है ग्रीस का। अच्छा, ग्रीस का बॉर्डर है वहाँ पे। अच्छा, सही बॉर्डर कहते हैं। सो आप अपने खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद? जी, हम खाना कभी वीकेंड में तो हम जाते थे बाहर, आउटिंग वगैरह करते थे, वरना हम रेगुलरली घर पे ही बनाते थे। हम 4-5 दोस्त साथ रहते थे और आपस में मिलजुल के खाना बना लेते थे। वो कोई इशू ही नहीं था क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी कुकिंग की हुई है, कुकिंग आती भी थी, तो सब दोस्त साथ होते थे तो कर लेते थे। तो आपने जो अपनी लाइफ के 3-4 महीने एक्सपेंड किए, वो आपने एंजॉय किए फुल दोस्तों के साथ या पढ़ाई में बिजी थे? जी, बिल्कुल एंजॉय किया। पढ़ाई को भी अपना टाइम दिया और नया शहर था, नया माहौल था, नया कल्चर था, उनको भी सीखना लाजमी था। वहाँ पे सर्वाइव भी करना था, एजुकेशन भी कंप्लीट करनी थी। सो बिल्कुल दोस्तों के साथ एंजॉय भी किया, बिल्कुल घुमा भी फिरा भी और एजुकेशन भी की साथ में। अब अहम सवाल, आप टर्की से वापस पाकिस्तान क्यों आए? क्योंकि आपकी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। आप अभी बहुत मतलब आपके 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है ना मास्टर का? कितने साल का होता है? 2 साल का। 2 साल का मास्टर का कोर्स होता है, मगर ये 1-2 महीने में आ गया, 3-4 महीने में। तो आप बताइए, इतना जल्दी आप क्यों आ गए? आपने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की। देख रहा, जैसे मैं टर्की पहुंचा तो एक मंथ के बाद कोरोना के केसेस आ गए। कोरोना टर्की में भी आ गया, तो टर्की में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। क्लासेस हमारी ऑफ हो गई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जी, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। यहाँ पर भी हमारे सारे स्कूल बंद हो गए, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और घर के बाहर जा नहीं सकते। बिल्कुल। सो यही वहाँ पे मेरे साथ वही सीन हो गया था कि हर वीकेंड में कर्फ्यू लग जाता था और क्लासेस ऑनलाइन हो जाती थी। तो 2 महीने मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, पर बंदा जैसे नहीं घर बैठ के बोर हो जाए, फिर भी बंदा क्या करेगा। तो वैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि स्पेशल फ्लाइट आ रही है जो टर्किश की, जो हमारे स्टूडेंट्स है। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपके लिए स्पेशल फ्लाइट बुक की ताकि जो तुर्की में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको बुला सके। जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फ्लाइट बुक की PK 784। अच्छा, तो वो हमें PIA की बिल्कुल, जो मीन्स फैमिलीज को रिसीव करने आई थी। जितनी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी थी फैमिलीज को, जो फैमिलीज थे जिनके वीजा एक्सपायर होने वाले थे, उनको सेकंड प्रायोरिटी में थे स्टूडेंट्स। तो सेकंड प्रायोरिटी में हमारा नाम आ गया स्टूडेंट्स में, तो हमने भी अपनी टिकट ले ली। हमने भी कहा हम पाकिस्तान जाए, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 मंथ हो गए एजुकेशन हमारी, 3 मंथ का मेरा। आपकी सारी फैमिली भी यहाँ पे थी, आप अपनी फैमिली को भी मिस कर रहे होंगे? जी, बिल्कुल फैमिली को मिस कर रहे थे। 3 मंथ भी हो भी गए थे, तो इस वजह से हमने अपनी टिकट कर ली और निकल चलते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे तो अभी 2 मंथ बंदा क्या बैठ के करे। टर्की से जब 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान आए तो उनको पहले इस्लामाबाद रखा गया 2-3 दिन और उनकी टेस्ट हुई कोरोना की।
जो नेगेटिव आई, आपकी सबकी नेगेटिव आई है? जी बिल्कुल, हम सबकी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नेगेटिव आई। जो हम टर्की थी जितनी भी आई थी पूरा हमारा जो PIA में जहाज में जितने भी बंदे सबकी नेगेटिव आई थी। तो हमें जस्ट 3 दिन रखा गया क्वारंटाइन में इस्लामाबाद के डिफरेंट होटल्स में, किसी को मेरिट में, किसी को मरगला में, किसी को रमादा में। हम मरगला में गए थे तो 3 दिन हमें क्वारंटाइन में रखा गया। 48 घंटों के बाद हमारी टेस्ट हुई कोरोना की। 1 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आया कि सबकी नेगेटिव है, आप जा सकते हैं। रिजल्ट आई नेगेटिव, खुशी हुई सब दोस्तों ने। फिर जल्दी कहा अभी टैक्सी करें। रात को ही हमने 12 बजे टैक्सी की है, 1 बजे वहां से निकले हैं। तो टैक्सी करके 1 बजे फिर दोबारा अगले दिन हम अपने शहर नॉफ पे पहुंच गए। सही। और आप मुझे बताएं कि तुर्की की गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है कोरोना के खिलाफ, और मुझे बताएं कि वहाँ की तुर्की की गवर्नमेंट है वो क्या क्या मेजर्स ले रही है सेफ्टी के। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो फिर भी मेहनत कर रही है, अपना स्ट्रगल कर रही है, पब्लिक सारा रोडों में निकली हुई, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रही। तो टर्की का हाल बताएं आप। यार टर्की में जैसे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम तो पहले तो बहुत परेशान हो गए कि टर्की में इतने सारे 4-4 हजार 5-5 हजार पर डे पे केसेस आ रहे थे, और पर डे पे 150 बंदे 150 बंदे प्लस मर रहे थे। तो हम मीन्स साइकोलॉजी परेशान हो गए थे क्या होने वाला है, क्योंकि केसेस जिस तरह बढ़ रहे थे हम समझ रहे थे इटली वाला शर होने वाला है यहाँ। इटली में तो बंदे अपने पैसे, अमीर लोग थे ना, वो पैसे फेंक रहे थे। बिल्कुल ये पैसे हमको बचा नहीं सकते तो पैसे किस काम के। तो वही हाल इटली के लिए तो बहुत बुरा हुआ। हमें भी यही लग रहा था कि अभी यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, केसेस बढ़ रहे थे। तो अचानक उनके तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब ने अनाउंसमेंट की कि भाई जितने भी सिटीज हैं वहाँ पे कोई भी किसी सिटी में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये बैंड कर दिया गया। और ट्रेवल करने के लिए भी हमको चाहिए होता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, कोरोना सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो भी इन केस ऑफ किसी इमरजेंसी में, आपके पास कोई अगर इमरजेंसी है, आप किसी और सिटी जाना चाहते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी रीजन में आपको जाने दिया जाएगा, और आपके पास कोरोना का टेस्ट होना लाजमी कि आप नेगेटिव हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट मतलब कोरोना का टेस्ट जो मींस वहां पे आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे। अच्छा। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे एक्शन लिए। गवर्नमेंट मींस सबको मास्क फ्री प्रोवाइड कर रही थी, सब अपने यहाँ पे तो मास्क के प्राइस ही 10 गुना बढ़ा दिए। वहाँ पे हर बंदे को 5 मास्क N95 फ्री मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हर जिनका अपने पास कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर से आप फॉर्म फिल करेंगे, उस फॉर्म फिल करने के बाद 3 दिन के बाद वो मास्क ऑटोमेटिकली आपके दिए गए एड्रेस पे घर पे आ जाएंगे एज TCS के थ्रू। और गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया। हर वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे कर्फ्यू हो जाता था कि कोई भी बाहर ना निकले, और वर्किंग डेज में भी अगर आपको बाहर निकलना भी है तो मास्क और ग्लव्स लाजमी है। जिस बंदे ने अगर ये मास्क और ग्लव्स नहीं पहने उसको फाइन है 3500 लीरा की। वो लीरा क्या होता है? लीरा वहाँ की करेंसी है, जो पाकिस्तानी करेंसी मींस 23 रुपीज पाकिस्तानी, वहाँ का 1 रुपया बनता है। वो 3500 के हिसाब से अगर ये कोई बंदा हमें अगर चालान लगे ना तो पाकिस्तानी हिसाब से उसको होते हैं 80-85 हजार कम से कम चालान लगता है। मतलब मास्क और ग्लव्स ना पहनने के 90,000 रुपए चालान फाइन। किसी भी ग्रोसरी शॉप पे अगर आप जाएंगे तो एक बंदा करके जाएगा, सोशल डिस्टेंस लाजमी है, दुकान वाला आपको अंदर नहीं करेगा जब तक वो दूसरा बाहर ना निकले। सही यार, ऐसी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए यार। अब कहते हैं ना बंदा कोरोना होने के बाद ना बचता है, अफसोस से एहतियात अच्छा। अफसोस एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, अफसोस एहतियात अच्छा। यार मिथुन भाई, आप ये बता रहे ना कि सब लोग अंदर रहते अपने घरों के, यहाँ पे तो 2 बंदों का पेशावर में कोरोना हुआ, और फिर उनकी जब 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसने हवाई फायरिंग की, और हवाई फायरिंग से 5 लोग और मर गए। यार ये सीन जो है ना यहाँ पे बहुत है, वहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। वहाँ पे यार बहुत अच्छा, बिल्कुल वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज है। आपको पता है वहाँ पे जो लोग जो मीन्स गरीब जो हमारे मजदूर तबका है, जिनकी मीन्स जॉब चली गई, वहाँ के लोग एक मखसूस एरिया बनाया हुआ है, सब अपने अपने शॉपर्स में राशन डाल के वहाँ रख के जाते हैं। आप सुबह जाएंगे तो हजारों बैग्स वहाँ रोडों में पड़े होंगे, जो वो गरीबों के लिए जो जरूरतमंद होंगे वो आएंगे वहां से उठा के चले। यहाँ पर भी हम देखते हैं एनजीओ हैं जो जैसे बड़ी बड़ी एनजीओ हैं वो कराची में बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और हम अपनी तरफ से भी कुछ डोनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे एनजीओ कर रही है। पर यहाँ पे एक और चीज आपने नोट की है, कोई आपको जो राशन का 1 किलो आटे का बैग देता है तो 100 बंदे पहले आके फोटो खिंचवाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो सीन बिल्कुल नहीं है। नहीं कहते नेकी करे एक से करो, दूसरे को पता ना चले। नेकी कर दरिया में डालो। बस यहाँ पे भाई कोई अगर किसी को कोई आटे का 5 किलो वाला बैग दे रहे हैं या ऑयल का कोई 1 लीटर बोतल दे रहे हो, 4 बंदे पीछे खड़े हो गए फोटो निकाल रहे हैं। वहाँ पे वो सीन ही नहीं था। वहाँ पे जस्ट वहाँ पे एरिया बना हुआ है, वहाँ पे वो आप देखेंगे रोजाना 500 नए बैग पड़े होते हैं, पता नहीं कौन रखे जाता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस जो यही होना चाहिए, जो जरूरतमंद होता है वो जाके लेके आता है। यहाँ आप अगर दें भी ना तो बंदे की शक्ल ब्लर किया करें ताकि उनको एम्बैरेसमेंट ना फील हो। यार फोटो सेशन की कोई जरूरत थोड़ी है, क्योंकि हम हर कोई खुदा की राह में दे रहा है, खुदा की राह में किसी की मदद कर रहे हैं ना।
ऐसा थोड़ी हर किसी को फोटो निकाल कर अपलोड करे अपनी वो क्या नाम है अपनी PR बढ़ाए कि हमने भाई इतने बैग रोशन किए। अब हम वीडियो की लाइन लंबी नहीं करेंगे, थोड़ी अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो मेरा सेकंड लास्ट सवाल ये है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक को कैसे मतलब ट्रीट करते हैं? नहीं, वहाँ के लोग जो है ना पाकिस्तानी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहाँ के लोग पाकिस्तानी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा। इनकेस क्योंकि उनके सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब भी मीन्स पाकिस्तानियों के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है वहाँ पे। जब मीन्स पिछले दौर में तुर्की को कोई भी हेल्प चाहिए थी तो पाकिस्तानी ने उनकी बहुत सारी हेल्प की है। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी फैमिलीज हैं जो काम कर रही हैं, और वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट पाकिस्तानी को बहुत सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे जो नए लोग जाने चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वहाँ पे जाएं या ना? नहीं, बिल्कुल टर्की में जाएं, पर टर्की तो बहुत जबरदस्त है। वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टेम्परेचर माइंड ब्लोइंग, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। बस फर्स्ट यहाँ पे 2-3 जो प्रॉब्लम्स वो आती है, एक तो लैंग्वेज बैरियर का आता है। अगर ये जस्ट आप वहाँ जाके 4 मंथ का लैंग्वेज कोर्स कर ले तो कोई इशू नहीं है, आप सीख जाएंगे, लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकंड वन जो मेन प्रॉब्लम आता है वहाँ पे कोई स्कैम्स बहुत सारे हैं। स्कैम मींस वहाँ पे रोडों पे आपसे कोई स्नैचिंग वगैरह कुछ नहीं होगा पाकिस्तान की तरह। वहाँ पे स्कैम्स इस तरह है कि आपको कहेंगे वहाँ पे जो आपको TRC बनती है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, उसकी फीस होती है $500 तकरीबन। $500 लेके फरार हो जाएंगे। $500। पर कुछ लोग वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो आपको $1000 चार्ज करेंगे, $1500 चार्ज करेंगे, $2500 चार्ज करेंगे। सो कभी भी किसी एजेंट के जरिए आप प्लीज ना बनवाए। मैं आपको फर्स्टली यही जरूर कहूंगा कि एजेंट के जरिए कुछ भी ना बनाए। एजेंट आपको जस्ट लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एजेंट्स का काम ये लूटना। किसी भी एजेंट के थ्रू आप अपनी एडमिशन ना करवाएं। आप जस्ट लैंग्वेज के बेसिस पे वहां जाएं। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आप खुद सर्च करें और सारी चीज प्रोवाइड है। बिल्कुल हर चीज प्रोवाइड है। बस नाम लिखना, हर चीज आ जाती है। अब जस्ट वहां पहुंच जाए तो हर चीज बिल्कुल इजी हो जाएगी। यहाँ से किसी भी एजेंट को एक रुपया भी, सिंगल एक पेनी भी पे नहीं करे, उनको कुछ भी पे नहीं करे। आप जाएं, वीजा का प्रोसेस खुद करें। गूगल पे है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, हर चीज गूगल कहते हैं गूगल इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवरी आंसर। कोई भी चीज आप गूगल पे लिखें, गूगल आपको अच्छा इसका जवाब दे देगा, कोई राइट जवाब देगा। तो खुद सर्च करें, खुद ही अप्लाई करें, एजेंट के थ्रू ना जाएं। वहां पे स्कैम्स बहुत सारे हैं। होटल चार्जेस आपको इस तरह लूटेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, मीठी चूरी की तरह। और एक हैरत अंगेज बात है कि पाकिस्तानी को कर रहे हैं। वहां पे जो अपने पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, वो पाकिस्तानी हम जो अपने नए पाकिस्तानी को लूटते हैं। बहुत सारे स्किल्स को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी पे आप भरोसा करके वहां नहीं जाए जब तक आपको 100% गारंटी ना हो। और हमेशा एक पे नहीं 4-5 बंदों से बात करके फिर जाएं वहां पे तुर्क में पहुंचने के लिए। स्कैम्स बहुत सारे स्कैम्स का आपको ख्याल करना है बहुत सारा। अब लास्ट क्वेश्चन मित्र में आपको हमने बहुत तकलीफ दे दी। तो जैसे यूएसए में पहला साल हम जाके नौकरी नहीं कर सकते, तो तुर्की में नौकरी कर सकते हैं। जैसे बंदा पढ़ाई कर रहा है और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो वैसे कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज क्या है, पढ़ाई ग्रेजुएट होने के बाद जॉब कर सकते हैं, और सैलरीज का क्या है आप थोड़ा बताएंगे? देखिए टर्की में तो आप जॉब तो वैसे अलाउड नहीं है, स्टूडेंट को जॉब बिल्कुल अलाउड नहीं है ड्यूरिंग स्टडी वो जॉब कर सके। पर जो लोग कुछ करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो छुपा-छुपी करते हैं। बस यही है कि अगर यहाँ टर्की में आप स्टडी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर पार्ट टाइम आप जॉब की बात करें तो किसी रेस्टोरेंट में किसी होम डिलीवरी बॉय बन जाना, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह वेटर बनना, वहाँ पे जॉब से सैलरीज इतनी नहीं है। सैलरीज इतनी है कि मीन्स 70 लीरा 60 लीरा पर आवर, नॉट पर आवर, पर डे, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 9 आवर्स, मींस फॉर 12 9 घंटों के लिए सिर्फ 50 से 60 लीरा। बिल्कुल। जो कितने होते हैं पाकिस्तानी रुपये में? पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें 23 के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कोई 1600-1700 होते हैं। 1600-1700 अच्छा ही है वैसे। पाकिस्तान के हिसाब से सही है, मगर वहाँ के हिसाब से वहाँ पे इतना ये है कि वहाँ पे इतना एक्सपेंस भी इतना बंदे का नहीं रहता है। पर बंदा अगर चाहे तो जस्ट 500 उसका कोई 400 या 500 उसका रूम का रेंट होगा, और मंथली उसकी जो क्या नाम है फूड की हो गई तकरीबन 100 से 150 रुपए। अच्छा, वो उसका फूड भी आ जाएगा उसमें, उसका कोई इशू नहीं है। पर मेन बात है कि एजुकेशन पे बंदा वहाँ पे एजुकेशन के लिए जा रहा है तो एजुकेशन को टाइम देना मस्ट है। वहाँ पे एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, सही बात है। सो पार्ट टाइम जॉब आपको बहुत मुश्किल ही मिले, और लैंग्वेज बैरियर है बहुत। अगर आपको इनकेस लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज आप टर्की में ग्रिप कर लेते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल बेस्ट। आपको लैंग्वेज आ गई तो आपकी सेल्फ तो बहुत सारे लोग यूरोप एंड यूएसए प्रेफर करते हैं तुर्की से, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि तुर्की जाएं या यूएसए यूरोप पे ही टिके रहें? यार तुर्की थोड़ा मेरे ख्याल से सस्ता है, एक्सपेंसिव इतने एक्सपेंसिव नहीं है बहुत कम। जैसे यूएसए में $10,000 $15,000 की यूनिवर्सिटी की फीस है, कनाडा में इतनी 10,000 नहीं है, 30-40,000 है। 10,000 तो कोई दे रहा है मिनिमम कह रहा हूँ। मिनिमम जो यूनिवर्सिटी है 10,000 15,000। ऑस्ट्रेलिया में 20,000, कनाडा में 20,000। टर्की में आप देखिए वहां पे इतनी फीस नहीं है।
वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, और सबसे बात वहाँ पे आपको फूड हलाल मिलेगा। एक मुस्लिम कंट्री भी है, आपको फूड भी वहाँ हलाल मिलेगा, कोई हराम चीज नहीं मिलेगी, पहली बात। और क्या नाम है, सेकंड बात ये है कि वहाँ पे क्या नाम है, आपको जो यूनिवर्सिटी की फीस है बहुत कम होगी लीरा के हिसाब से। अपना पाकिस्तान जो लीरा करेंसी 23 है, कोई इसका इशू नहीं है। जैसे एस करे कंपेयर करें डॉलर से, तो डॉलर 150 का है, 160 का है, ये हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। चलिए थैंक यू मिथुन भाई, आपने हमको टाइम दिया। और मिथुन भाई मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तुर्की से। कहाँ पे गया ये मिथुन भाई? आप चाय थोड़ा साइड करें, मैं दिखाऊं गिफ्ट अपना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने इतने चॉकलेट लाए मेरे लिए। ये देखें आप कितने चॉकलेट लाए मिथुन भाई, थैंक यू। अब मैं ये चॉकलेट खाता हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय मिथुन भाई, आप थोड़ा अलविदा कर दें। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। They are falling to the ground, dance around in circles.